तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि चैनल नया है और इसमें आप सबके लिए नई शुरुआत की गई है करंट अफेयर्स की। इसमें मैं आप सबके लिए रोज़ करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करता हूं, उनके आंसर्स और इम्पॉर्टेंट जीके पॉइंट्स को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला आज का भी। चैनल में अगर आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों में भी। ठीक है, चलिए मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि इस जितने भी सेशन होंगे मेरे करंट अफेयर्स के वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ और साथ में सीधी बात होगी, नो बकवास होगी। ठीक है, बहुत सारा टाइम खा जाते हैं, मैं देखता हूँ बाकी जो यूट्यूबर्स हैं, है ना, लगे पड़े हैं पता नहीं क्या क्या पढ़ाने में। तो अपनी रिलेवेंसी को समझिए, आप किस लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना। अगर आप सीधे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत डीप में चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, एनालिसिस बेसिस पे समझना पड़ेगा। बट अगर आप सीधे वन डे एग्ज़ाम्स के टर्म में देख रहे हैं, है ना, एसएससी के एग्ज़ाम्स को देख रहे हैं, तो इतना नहीं पढ़ना पड़ता भैया जितना बोर्ड पे लोग लिखने बैठ जाते हैं, है ना। चलो, तो इसका आंसर जानते हैं। इसका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, पढ़ लिया आप सबने। करेक्ट आंसर क्या है? जर्मनी। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। यूएनएससी की संरचना क्या होती है? आपको पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं और इसमें वीटो पावर वाले 5 स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, वो 5 सदस्य यानी वो 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं, आप मुझे कमेंट में बताएं। नहीं बताना है तो आप इसको जरूर जानिए, आपके लिए एक होमवर्क है। ठीक है, चलिए 2 साल के लिए क्या होता है कि 2 साल के कार्यकाल के लिए इसमें अस्थायी सदस्य, गैर अस्थायी सदस्य को चुने जाते हैं। ठीक है, 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक, तो इनका चुनाव होता है और बहुत सारी कंट्री जिसमें जीतती हैं हारती हैं, है ना। तो देखिए, बहुमत की आवश्यकता क्या होती है इसमें? जितने भी 193 सदस्य होते हैं यूएनजीए में, उनकी उपस्थिति का जो 2/3 यहाँ पे बहुमत है वो मिलना जरूरी होता है विनर के लिए। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं दिमाग में जरूर रखिए। आपके लिए मार्किंग जो पॉइंट यहाँ पे रहेगा वो ये है कि 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो कौन से हैं और जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है और कितने रहते हैं। तो 10, 2 एंड 5 ये दिमाग में फिगर रखिए, है ना। और टोटल कितने रहते हैं? 15। इस तरीके से दिमाग में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट ने एटीएफ मूल्य स्थिरता के लिए तेल विपणन कंपनियों ओएमसीज को कितने करोड़ रुपए के बजटीय सहायता को मंजूरी दी है? देखिए, यहाँ जो सेंट्रल कैबिनेट है उसने एटीएफ मूल्य स्थिरता के लिए कुछ यहाँ पे बजट एलोकेट किया है ना। एविएशन जो कंपनीज हैं उनको एक तरीके से कह लीजिए सब्सिडी दी है। ठीक है, कितने दिया है? 10,000 करोड़ का दिया है। भैया इस समय आप जान रहे हो सारे लोग कि पूरे वर्ल्ड में क्या है, खासतौर पर जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ हैं, है ना, या जो भी फ्यूल बनाने वाली कंपनीज़ हैं, है ना, उन सब में एक बड़ा ही वो चल रहा है जियोपॉलिटिकल इशूज़ की वजह से, है ना। महंगाई बढ़ रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हॉर्मूज संकट, ये सब, है ना। तो इससे क्या हो जाए, रेट काफ़ी बढ़ जा रहा है। तो एविएशन इंडस्ट्री पे उसका बहुत ज़्यादा मतलब एविएशन इंडस्ट्री उससे ज़्यादा बहुत अफेक्टेड ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है। ठीक है, ये दिमाग जरूर रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। देखिए क्या है कि 10,000 का ये तो कर ही दिया है और एटीएफ जो है वो एक तरीके से क्या है, एविएशन टरबाइन फ्यूल है इसको, है ना। यानी कि जो एरोप्लेन में फ्यूल भरा जाता है वो एक टाइप का फ्यूल है, इसमें सीधा पेट्रोल या डीजल नहीं होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपने जान लिया। भारत की प्रमुख जो एमसीज हैं, आईओसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बीपीसीएल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, इन सब के लिए एक तरीके से यहाँ पे ये बजट पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि यही क्या करती हैं, एविएशन कंपनीज़ को यहाँ पे ये ऑयल प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक के नवनियुक्त मुख्यमंत्री के साथ किसने उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है? यूटी खादर, एमबी पाटिल, जी परमेश्वर या प्रियांक खड़गे? करेक्ट आंसर क्या है? जी परमेश्वर। अगर आप इमेज को पहचानते हैं तो नाम जरूर याद आ गया होगा और नाम जानते हैं तो इमेज जरूर पहचान गए होंगे, है ना। चलिए देखिए, अभी आपको पता है कर्नाटक में क्या है कि अभी हाल ही में बहुत राजनीतिक उठापटक चली थी, तो उसी में क्या है कि नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री चुने गए हैं। ठीक है, नए मुख्यमंत्री कौन है? डीके शिवकुमार, है ना। डीके शिवकुमार ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ठीक है, और देखिए, अगर शपथ का संवैधानिक प्रावधान समझा जाए, जी के पॉइंट्स में कई बार समझ लिया जाता है, मतलब पूछ लिया जाता है, तो अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो ये अनुच्छेद दिमाग में रखिए, है ना। कर्नाटक की जो विधायिका है वो द्विसदनीय है, ये भी दिमाग में रखिए। ठीक है, यानी कि वहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। और कौन कौन से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है ये अपने दिमाग में रखिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता इड्रिस एल्वा को किंग चार्ल्स द्वारा प्रतिष्ठित नाइटहुड की उपाधि मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए दी गई है? देखिए, अब यहाँ पे अभिनेता हैं इड्रिस एल्वा, ये इंग्लिश एक्टर हैं, है ना।
तो इनको एक पुरस्कार दिया गया है, कौन सा, नाइटहुड पुरस्कार, मतलब क्या, रिकॉग्नाइज किया गया इनको, नाइटहुड, ठीक है। तो नाइटहुड का एक तरीके से उपाधि बहुत बड़ी उपाधि है, और कई सारे मतलब जो वेल नोन पर्सनालिटीज़ रही हैं उनको दिया गया है ना। और ये पर्सनालिटीज़ आपको याद होनी चाहिए, पूछा गया है, अब करंट अफेयर्स के टर्म में ये पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो एक्टर हैं, एक्चुअली यहाँ पे जो एक्टर हैं, इनको ये जो रिकग्निशन मिला है, इनके किसी एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि इनके सोशल वर्क के लिए किया गया है ना, ये दिमाग में रखिए, ठीक है। इनकी जो एज है वो 53 ईयर्स है, ठीक। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, जीके पॉइंट, कि जिसको भी नाइटहुड की वो दी जाती है, उपाधि दी जाती है, तो उनके नाम के पहले क्या है, सर लगाया जाता है ना, ये जरूर बात याद रखिए, है ना, क्या है, सर। तो यहाँ पे इनका नाम पूरा अब क्या हो जाएगा, सर एड्रिस एल्बा, ठीक है। ये पॉइंट जरूर दिमाग में रखिए कि नाइटहुड उपाधि मिलने के बाद किसी के भी नाम के पहले सर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में निधन हो चुके डॉक्टर सुभाष सी कश्यप ने 1983 से 1990 तक किस संस्थान के महासचिव के रूप में कार्य किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भैया, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप बहुत ही वेल नोन पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी ज्ञानी आदमी हैं, है ना। इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, आप में से कई सारे लोग इनकी पॉलिटी की बुक्स ज़रूर पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे, है ना। तो भैया ये लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट जी के पॉइंट्स को समझते हैं। इनकी जो एज है वो 97 ईयर्स थी जब इनकी डेथ हुई, ठीक है। इन्होंने 1983 से 1990 के बीच लोकसभा के महासचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी थी, ठीक है। जी के पॉइंट ये है कि संसदीय सचिवालय, कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में ये रहता है कि भाई सचिवालय एक ही होता है या दो होते हैं, दिमाग में ये रखिए कि भाई अनुच्छेद 98 के तहत संसद के प्रत्येक सदन, लोकसभा और राज्यसभा को भी एक अलग अलग सेक्रेटेरिएट दिया गया है, बने हैं, और उन पर काम होता है ना। ऐसे ही नहीं सब काम होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर दिमाग में रखिए। आगे बढ़ते हैं। राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने आईएफटी में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC 2026 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का मुख्य विषय थीम क्या था। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनेजिंग बिजनेस एमिड्स वर्ल्ड वाइड टर्बुलेंस, ठीक है। तो जितिन प्रसाद ने यहाँ पे आईएफटी में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया है, और इसका मुख्य विषय मैंने आपको आंसर बता दिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि जी के पॉइंट समझिए, आईएफटी की जो स्थापना है वो देश के विदेश व्यापार प्रबंधन को पेशेवर बनाने के लिए 1963 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आईएफटी की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो आईएफटी क्या है आपने जान लिया है। आईएफटी को वर्ष 2002 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दिया गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर दिमाग में रखिए, ठीक है। इसका परिसर जो है यानी कि जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने की योजना को कौन सा बोर्ड वित्त पोषित करेगा। देखिए यहाँ पे एक योजना लाई गई है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में जो पुराने ट्रक हैं और जो बस हैं उनको बदलने की योजना चल रही है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक उनको फंडिंग के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो एक बोर्ड यहाँ पे बनाया गया है ताकि उनको फंडिंग दी जा सके, फाइनेंस किया जा सके। तो वो क्या है, वो है NCRPB, ठीक है। अब देखिए NCRPB की जो स्थापना है वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 के तहत 1985 में की गई थी, है ना। ये आज नहीं की गई थी, 1985 में की गई थी, ये दिमाग में रखिए। शामिल राज्य जो हैं NCR क्षेत्र में दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, उत्तर प्रदेश भी आता है और राजस्थान के भी हिस्से आते हैं, है ना। तो यहाँ पे चलने वाले जो एक तरीके से या यहाँ पे जो परमिट पाए हुए बड़े व्हीकल्स हैं उनके लिए ये रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्रिंसेस ऑफ स्टोरिसिस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्राप्त करने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर कौन बने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये जरूर पूछा जा सकता है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है लियोनेल मेसी। जी हाँ, लियोनेल मेसी को ये अवार्ड दिया गया है, कौन सा, प्रिंसेस ऑफ एस्टोरियस अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स, ठीक है। तो ये अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं, इनको इस श्रेणी में दिया गया है, ठीक है। खेल की श्रेणी में दिया गया ये अवार्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, और ये पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्तिगत फुटबॉलर बन गए हैं, ठीक है। इस पुरस्कार के बारे में जानिए। ये स्पेन में प्रिंसेस ऑफ स्टोरिस फाउंडेशन द्वारा प्रतिवर्ष कला, विज्ञान, साहित्य और खेल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला प्रमुख पुरस्कार है, ठीक है। अन्य खेल विजेता जो रहे हैं वो राफेल नडाल रहे हैं, माइकल शूमाकर रहे हैं, सेरेना विलियम्स और एलिड किपचोगे जैसे खेल हस्तियों को ये मिल चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडीबी ने भारत में किस प्रकार के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ साझेदारी की है। रिटेल होम लोन, सप्लाई चेन फाइनेंस, आपूर्ति श्रृंखला, कृषि सब्सिडी या ग्रीन एनर्जी।
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए सप्लाई चेन फाइनेंस, ठीक है, सप्लाई चेन को फाइनेंस करने के लिए यहाँ पे एडीबी यानी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने, ठीक है। चलिए स्टैटिक पॉइंट को समझते हैं। तो स्टैटिक पॉइंट यही है कि एडीबी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने मिलकर यहाँ पे भारत के मुख्य रूप से सप्लाई चेन फाइनेंस की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए समझौता किया है ना। मतलब एक तरीके से बाजार का जो एक तरीके से उभार है, कम सेवा वाले क्षेत्रों को उभारने के लिए, उनको आगे लाने के लिए यहाँ पे डॉलर और रुपए दोनों के लेन देन का कवर एक तरीके से देखा जाएगा, ठीक है। एक तरीके से दोनों का सामंजस्य देखा जाएगा, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो एडीबी के जो सदस्य देश हैं वो 68 देश हैं, 68 देश हैं, ठीक। मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में आता है। स्थापना वर्ष क्या है? 1966। दिमाग में जरूर रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट, हर साल दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अब देखिए ये इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स के टर्म में क्वेश्चन बन सकता है और पूछा जा सकता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस आप सब ने स्टैटिक जीके में जरूर रटा होगा, है ना, याद किया होगा। तो यहाँ पे इस बार हुआ है, कब हुआ है? 5 जून को, ठीक। तो ये दिमाग में रखिए। चलिए, तो इसकी जो शुरुआत होती है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, वो 1972 में की जाती है। 22 अप्रैल इस दिन दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ये भी एक दिमाग में रखिए। 16 सितंबर ओजोन परत के संरक्षण के लिए इस दिन विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है ना। तो ये कुछ दिवस हैं अर्थ के टर्म में, एनवायरनमेंट के टर्म में, इनको एक तरीके से अलग से लिस्ट बना के सब पूरा याद कर डालिए, ठीक है। चलिए भैया, तो भैया यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट्स, ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, कहीं पे आपको ज़रूरत पड़े स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और अपने फीडबैक हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, आपके जो भी क्वेश्चन है वो भी ज़रूर बताएं, जो भी सजेशंस हैं प्लीज़ आप सजेस्ट करिए, ठीक है। इसमें जो भी सुधार करना होगा ज़रूर किया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।